7th लेक्चर है और आज के लेक्चर में हम लोग बात कर रहे हैं 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन पर। 3D स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ये लेनिंजर का 4th नंबर चैप्टर है और यहाँ पर हम लोग सबसे पहले बात करेंगे फोल्डिंग के बारे में, प्रोटीन के बारे में। तो चलिए प्रोटीन का फोल्डिंग को थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि हाउ प्रोटीन गेट फोल्डेड। आपको मालूम होगा, ये जान के थोड़ा सा स्ट्रेंज लगेगा कि 100 एमाइनो एसिड का प्रोटीन ई कोलाई 5 सेकेंड में सिंथेसाइज करता है और उसको फोल्ड भी कर लेता है और उसको टारगेट भी कर लेता है जहां लोकेशन होना है। तो ये इतना फास्ट प्रोसेस है कि इसको स्टडी करने के लिए कोई एक्सपेरिमेंटल हम लोग के पास में एविडेंसेस नहीं है। हम लोग हाइपोथेसिस दिया है हम लोगों ने कुछ कि कैसे प्रोटीन फोल्ड करता है साइटोप्लाज्म में, क्योंकि राइबोसोम कहाँ पर प्रेजेंट है, तो राइबोसोम साइटोप्लाज्म में है। इसका मतलब है मेजरली जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है वो साइटोप्लाज्म में होता है, प्रोटीन की सिंथेसिस भी वहीं होगी, तो फोल्डिंग भी कहाँ पर होगा, साइटोप्लाज्म में। अब साइंटिस्ट लोगों ने ये फोल्डिंग को स्टडी करने के लिए क्या सोचा कि यहाँ पे प्रोटीन जो फोल्ड कर रहा है साइटोप्लाज्म में, तो साइटोप्लाज्म बना होता है 70% वाटर में। ये सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन जो है मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था, 70% वाटर है, उसके बाद प्रोटीन। तो प्रोटीन को फोल्ड कराने में लोगों ने ये बताया कि प्रोटीन फोल्ड कराने में वाटर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वाटर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे? जैसे एक लीनियर प्रोटीन है जहां पर एन टर्मिनस और सी टर्मिनस होते हैं प्रोटीन के। आफ्टर इन साइटोप्लाज्म, आफ्टर गेटिंग सिंथेसाइज्ड in the cytoplasm, it will attain automatically its unique 3-dimension protein, 3-dimensional structure। जैसे ये 3-dimensional structure फॉर्म करेगा तब प्रोटीन फंक्शनल हो जाएगा। ये मैंने पहले भी बताया हुआ है, जब तक ये लीनियर रहते हैं प्रोटीन नॉन फंक्शनल रहते हैं। यानी प्रोटीन को फंक्शनल कराने के लिए क्या चाहिए, 3-dimensional structure। और यहाँ पे लोगों ने ये बताया कि वाटर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब आते हैं कि वाटर एक्चुअली कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। थोड़ा ध्यान से समझिए, यहां पर 2 टर्म को समझना है। एक है सॉल्वेशन लेयर, फर्स्ट है सॉल्वेशन लेयर और दूसरा होता है डिसॉल्वेशन। उल्टा सॉल्वेशन का उल्टा होगा डिसॉल्वेशन, ये भी आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। तो आज सॉल्वेशन लेयर के बारे में बात करते हैं। वाटर इज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट and it is interacting with the amino acid present on the linear structure of the protein. Suppose there are 6 different type of amino acid। यहाँ पर मैंने बना दिया एक सेरीन लिखा, ग्लाइसिन लिखा, फिर लाइसिन लिख दिया, फिर एस्पार्टेट लिख दिया और फिर उसके बाद में हिस्टिडीन लिख दिया और उसके बाद ग्लूटामेट। आप देख रहे होगे यहाँ पर कि मैंने सारा ऑलमोस्ट इंक्लूड कर दिया। आप चाहते हो तो इसमें आप एरोमेटिक भी कर सकते हो, लेकिन मैं उतना नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पर एक यूनिक प्रॉपर्टी है कि सेरीन के पास में क्या है, साइड चेन में OH है। ग्लाइसिन हाइड्रोफोबिक के कैटेगरी में आता है, तो इसके पास में साइड चेन में H है। लाइसिन के पास में पॉजिटिवली चार्ज है, एस्पार्टेट के पास में नेगेटिव चार्ज है, हिस्टिडीन के पास पॉजिटिव चार्ज है और ग्लूटामेट के पास में नेगेटिव चार्ज है। जब ये लीनियरली सिंथेसाइज होंगे, जस्ट अभी राइबोसोम पे सिंथेसाइज होकर फॉर्म किया ही है, तो ये चारों तरफ इसके क्या अटैच हो जाएंगे या किसके साथ ये इंटरेक्ट करेगा, वाटर के साथ, ठीक है। वाटर इनके साथ इंटरेक्ट करेंगे। अच्छा, पहले वाटर के बारे में मैंने स्टार्टिंग के लेक्चर में बताया कि वाटर हैज एक्स्ट्राऑर्डिनरी टेंडेंसी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। ये सिर्फ चाहेगा कि हाइड्रोजन बॉन्ड खुद के साथ फॉर्म करे, क्योंकि इनके आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करने की टेंडेंसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। वो किसी भी मॉलिक्यूल के साथ मैच नहीं कर सकते। ये चाहेंगे कि अपने ही साथ हमेशा हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करें। लेकिन अब ये साइटोप्लाज्म, यहाँ पर वाटर ज्यादा है, जहां पर इसके चारों तरफ वाटर है,
ये अब फॉरेन मॉलिक्यूल यहाँ पर आ गया। मैं इसको फॉरेन मॉलिक्यूल कह रहा हूँ क्योंकि एन और सी टर्मिनस इस प्रोटीन का सिंथेसिस हुआ। तो वाटर नहीं चाहते हुए भी क्या करेगा, इनके साथ में इंटरैक्ट करेगा फोर्सफुली, वो नहीं चाह रहा है, ठीक है। तो वाटर फिर भी इंटरैक्ट करेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक वाटर मॉलिक्यूल किया, ये भी किया, सब पर वाटर मॉलिक्यूल इंटरैक्ट कर, ठीक है। 6 एमाइनो एसिड है, तो 6 वाटर मॉलिक्यूल का इंटरेक्शन हुआ किसके साथ में, 6 डिफरेंट एमाइनो एसिड के साथ में। अगर ये 6 डिफरेंट एमाइनो एसिड नहीं होता तो क्या होता, वाटर अपने साथ में फेवरेबल इंटरेक्शन करता सेल्फ के साथ, वाटर के साथ। लेकिन ये फॉरेन आ गया, ये नहीं चाहकर भी इंटरेक्ट कर रहे, तो ये अनफेवरेबल इंटरेक्शन है, अनफेवरेबल इंटरेक्शन। वाटर नहीं चाहेगा कि वो इंटरेक्ट करे, लेकिन ये आ गया है तो कर रहा है बेचारा, क्या करेगा। अब यहाँ पर एक बहुत जेन्युइन क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर यहाँ पर वाटर तो इंटरेक्ट कर रहा है सेरीन के साथ में, हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। वेरी ट्रू, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, लेकिन ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना चाहेगा अपने साथ ही, सेरीन के साथ बन रहा समवॉट फेवरेबल है, ग्लाइसिन के साथ में इवन सबसे ज्यादा अनफेवरेबल ग्लाइसिन के साथ में, क्योंकि ग्लाइसिन क्या है, हाइड्रोफोबिक एमाइनो एसिड, ठीक है। तो ये जो वाटर का इंटरेक्शन है 6 वाटर मॉलिक्यूल विद द 6 डिफरेंट एमाइनो एसिड, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्वेशन लेयर। इसके ऊपर वाला सॉल्वेशन लेयर, इसके चारों तरफ वाटर का जो एक इंटरेक्शन फॉर्म कर रहा है, इसी को हम लोग सॉल्वेशन लेयर बोलते हैं। जो मैंने पहले बता दिया, ये अनफेवरेबल इंटरेक्शन है। तो अब ये सॉल्वेशन लेयर के बाद में अब वाटर चाहेगा थोड़ी देर के बाद में कि वाटर अब चाहेगा कि ये जो मॉलिक्यूल है, ये जो इस वाटर के सरफेस पे ये प्रोटीन का लीनियर मॉलिक्यूल आकर यहाँ पर इंटरेक्ट कर रहा है, ये किसी तरीके से यहाँ से चला जाए। ये जा तो नहीं सकता, सबसे बेस्ट हो कि यहाँ से हट जाए, लेकिन वो हट तो सकता नहीं है, वो वहीं रहेगा। तो ये बोलेगा वाटर कि ठीक है हम तुमको हटा तो नहीं सकते, लेकिन क्या तुम अपना सरफेस एरिया कम कर सकते हो, ठीक है। अगर वाटर का सरफेस एरिया ये जो सराउंडिंग है इस पर अगर प्रोटीन का सरफेस एरिया कम हो जाए तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि वाटर इससे अब कम इंटरेक्ट करेगा। कैसे, इसको समझते हैं। और यही प्रमोट करता है फोल्डिंग के लिए, ठीक है। तो अब सेकेंड स्टेज में करेगा डिसॉल्वेशन लेयर। डिसॉल्वेशन क्या करेगा कि जो ये जो लीनियर स्ट्रक्चर है, ठीक है, और यहाँ पर कुछ नेगेटिव चार्ज, कुछ पॉजिटिव चार्ज वाले थे, कुछ नेगेटिव थे, कुछ पॉजिटिव थे, कुछ हाइड्रोफोबिक थे, कुछ अनदर हाइड्रोफोबिक थे, ठीक है। इस तरह के हाइड्रोफोबिक इस तरह के, और इनके साथ में जो वाटर इंटरेक्ट कर रहा था, तो अब क्या करेगा ये वाटर बोलेंगे कि भाई तुम लोग आपस में ही, इनके साथ में वाटर इंटरेक्ट कर रहा है, इसके साथ भी कर रहा है, इसके साथ भी कर रहा है, सबके साथ में कर रहा है वाटर इंटरेक्शन, ठीक है, सबके साथ में। तो अब वाटर क्या करेंगे कि ये लोग आपस में बोलेंगे तुम एक काम करो, वाटर क्या बोलेगा कि ये तुम लोग क्या करो, एक काम करो कि ये पॉजिटिव वाला जो नेगेटिव वाला है इस पॉजिटिव के साथ इंटरेक्ट करो आपस में और मेरा पीछा छोड़ दो। तो ये जब आपस में प्लस और माइनस आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो ये दो वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, यहां से रिलीज हो जाएगा और ये आपस में इंटरेक्ट कर लेंगे। तो ये भी फेवरेबल इंटरेक्शन, वाटर वाटर मोर फेवरेबल इंटरेक्शन, एंड दिस नेगेटिव और पॉजिटिव जो चार्ज है वो आपस में इंटरेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो इसकी वजह से ये वाला स्ट्रक्चर कैसे होगा, थोड़ा फोल्ड होगा, ठीक है। इन सिमिलर फैशन यहां पर भी ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव बोलेंगे तुम लोग आपस में इंटरेक्ट कर लो, मेरा पीछा छोड़ दो, मेरे को फ्री कर दो, ये फिर से वाटर इंटरेक्शन हो जाएगा। और ये तो सबसे ज्यादा फेवरेबल इंटरेक्शन है क्योंकि वाटर यहाँ पर एक है हाइड्रोफिलिक, ये क्या है हाइड्रोफिलिक, और दूसरा वाला यहाँ पे ग्लाइसिन या फिर एलानिन, ये क्या है हाइड्रोफोबिक। तो हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन तो हाईली अनफेवरेबल है, तो यहां से तो वाटर सबसे पहले रिलीज हो जाएगा और ये दोनों हाइड्रोफोबिक आपस में इंटरेक्ट कर लेंगे। यानी अब क्या होगा, इस पूरे प्रोसेस से स्ट्रक्चर चेंज होकर कुछ इस तरीके से बनेगा कि जैसे अगर मैं ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनकर आ जाए, जहां पर हो सकता है
एक पॉजिटिव कहीं डिस्टेंस वाले नेगेटिव के साथ इंटरेक्ट कर रहा हो, हाइड्रोफोबिक CH3 डिस्टेंस पर कहीं CH3 उसके साथ इंटरेक्ट कर रहा हो, तो डिस्टेंस वाले अमाइनो एसिड क्लोज टुगेदर आ जाएंगे क्योंकि वो फोल्ड हो रहे हैं, ठीक है। और इस फोल्डिंग की वजह से वाटर मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, रिलीज आउट हो रहा है, ठीक है। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डिसॉल्वेशन। पहले इंटरेक्ट कर रहा है, फिर उसके बाद में वो फोर्सफुली कर रहा था, और उसके थोड़ी देर के बाद में इनको फोल्ड करा के वो वाटर मॉलिक्यूल को उस सरफेस से रिलीज आउट करा कर अपने साथ खुद से इंटरेक्ट करा रहा है। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डिसॉल्वेशन। तो सॉल्वेशन से डिसॉल्वेशन की तरफ मूव करेंगे तो प्रोटीन का लीनियर स्ट्रक्चर से कन्वर्ट होगा फोल्डेड स्ट्रक्चर। ये वाटर खुद ब खुद कराएगा, ठीक है। यहाँ पर एक चीज और ये समझना है कि कल को यहाँ पे एग्जाम में ये पूछे कि दोनों में से प्रोटीन का दो स्ट्रक्चर होता है, जैसे लीनियर या डीनेचर या फोल्डेड या नेटिव, इसको नेटिव भी बोलते हैं समटाइम, ठीक है। इनमें से फेवरेबल या फेवरेबल कौन सा है, तो दोनों फेवरेबल है। तो ऐसा कुछ नहीं है, इनके बीच में अगर डेल्टा जी की बात करें, गिव्स फ्री एनर्जी, तो ऑलमोस्ट सेम है, ये इक्विलिब्रियम पे रहते हैं। दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, हार्डली 40 to 60 किलो जूल पर मोल। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं, मतलब कहने का कि लीनियर स्ट्रक्चर भी उतना ही फेवरेबल होता है जितना कि फोल्डेड स्ट्रक्चर है। लेकिन लीनियर से फोल्डेड में क्यों जाएगा, क्योंकि वाटर को उस सरफेस से बाहर आना, वो इंटरेक्शन नहीं करना चाह रहा है फॉरेन प्रोटीन पार्टिकल के साथ, तो वो डिसॉल्वेशन कराएगा और ऑटोमेटिकली इस प्रोसेस से फोल्डेड हो जाएंगे। तो अब एक बात यहां पे समझ में आ गई कि फोल्डेड स्ट्रक्चर के लिए डिसॉल्वेशन लेयर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और इस डिसॉल्वेशन की वजह से प्रोटीन अपना नेटिव स्ट्रक्चर गेन करते हैं, और इस नेटिव स्ट्रक्चर को लॉन्ग टर्म मेंटेन करने के लिए सारे वीक इंटरेक्शंस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, वीक इंटरेक्शंस। और ये बहुत कॉमन और बहुत ही फेवरेबल क्वेश्चन है एंट्रेंस एग्जामिनेशन का, कि 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर या टर्शियरी स्ट्रक्चर लॉन्ग टाइम स्टेबल कैसे रहता है, उसमें वीक इंटरेक्शंस होंगे, ठीक है। अब वीक इंटरेक्शंस क्या क्या होंगे, जैसा कि मैंने बता दिया, आयनिक इंटरेक्शंस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, वंडर वॉल इंटरेक्शंस हो सकता है, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस हो सकते हैं, ये सारे होंगे। जिस प्रोटीन में जितना ज्यादा वीक इंटरेक्शन, वो प्रोटीन उतना ज्यादा स्टेबल। मोर स्टेबल मीन्स मोर वीक इंटरेक्शन। अब कल को एग्जाम में पूछे कि दो प्रोटीन है ए और बी, एक में 10 वीक इंटरेक्शन हो रहा है, दूसरे में 20 वीक इंटरेक्शन हो रहा है, कौन सा स्टेबल है? ऑब्वियसली जिसमें ज्यादा वीक इंटरेक्शन होगा वो ज्यादा स्टेबल होंगे, क्योंकि उनके बीच में मल्टीपल इंटरेक्शन होने की वजह से लॉन्ग टर्म तक वो 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर को मेंटेन कर सकते हैं। अब आते हैं कि क्या सिर्फ वीक इंटरेक्शन ही यहाँ पर रोल प्ले करता है 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर को मेंटेनेंस में, तो नहीं, ये नहीं है, लेकिन ये मेजर है, ये मेजर है, लेकिन सिर्फ यही नहीं है। इसके साथ में दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड वीक इंटरेक्शन, या जिसको हम लोग वीक इंटरेक्शंस को हम लोगों ने पहले बताया था कि इसको नॉन कोवलेंट भी बोलते हैं, ठीक है। दूसरा होता है कोवलेंट बॉन्ड, जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, और यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड को इंक्लूड नहीं करना है, यहाँ पर आएगा डाइसल्फाइड बॉन्ड, जो डिस्टेंस लोकेटेड सिस्टीन को क्लोज ले आ सकता है। सपोज यहाँ पर एक सिस्टीन है, एक यहाँ पर सिस्टीन है, जब फोल्ड हो जाएंगे तो ये वाला दोनों बहुत क्लोज आ जाएंगे, ठीक है, फोल्डेड स्ट्रक्चर में। तो लेकिन नंबर ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड इज फार लेस एज कंपेयर टू वीक इंटरेक्शंस। वीक इंटरेक्शंस के नंबर को नहीं मैच कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे वीक इंटरेक्शंस के नंबर क्या होंगे, फार मोर ग्रेटर देन कोवलेंट बॉन्ड। और कोवलेंट बॉन्ड में भी मैं स्पेसिफिक लिख रहा हूँ डाइसल्फाइड बॉन्ड, सिर्फ यही बॉन्ड यहाँ पे बात करेंगे। पेप्टाइड बॉन्ड कोई भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में,
ठीक है। ये हो सकता है कि डाइसल्फाइड बॉन्ड किसी प्रोटीन 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर के प्रोटीन में नहीं हो, लेकिन ये कभी भी नहीं हो कि वीक इंटरेक्शंस ना हो। समझ में आ रहा है? तो डाइसल्फाइड बॉन्ड हो सकता है कि नहीं हो, कोई जरूरी नहीं कि हर एक फोल्डेड स्ट्रक्चर में, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो कि वीक इंटरेक्शंस नहीं हो। वीक इंटरेक्शंस हमेशा प्रेजेंट होंगे। इसके ऊपर बहुत तरीके से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछता है, लेकिन सभी का आंसर वैसा ही होगा। ठीक है। अब यहां पर हम लोग दूसरा बात कर रहे हैं कि 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर जो मैंने बात किया अभी, इस पे सारे सरफेस पे जो अमाइनो एसिड होते हैं वो सब किस तरह के होते हैं? हाइड्रोफिलिक, और जो सेंटर पे होते हैं वो मोस्टली होंगे हाइड्रोफोबिक, अवे फ्रॉम वाटर। ठीक है। वो क्योंकि बाहर की तरफ कुछ ऐसे हो सकते हैं, सेरीन होगा जो जिसके OH होंगे वो कुछ हद तक वाटर के साथ इंटरेक्ट करेंगे। ज्यादातर सेरीन आपस में थ्रियोनिन के साथ इंटरेक्ट करेगा या किसी अदर अमाइनो एसिड के चार्ज ग्रुप के साथ इंटरेक्ट करेगा, लेकिन कुछ हो सकते हैं सरफेस पे जो वाटर के साथ में इंटरेक्ट करेंगे। लेकिन ये कभी भी नहीं होगा कि सेंटर पे लोकेटेड यहां पर हाइड्रोफोबिक डोमेन पर कभी भी हाइड्रोफिलिक एमाइनो एसिड प्रेजेंट नहीं होंगे। अगर यहाँ सेंटर में हाइड्रोफोबिक रीजन पर एक भी हाइड्रोफिलिक एमाइनो एसिड प्रेजेंट रहा, ये स्ट्रक्चर क्विकली ओपन हो जाएगा। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर से किसमें आ जाएगा? लीनियर में। ये इतना ज्यादा अनफेवरेबल इंटरेक्शन है अगर हाइड्रोफिलिक यहाँ हाइड्रोफोबिक रीजन में रहता है तो। हाइड्रोफोबिक में सिर्फ हाइड्रोफोबिक रहेंगे, हाइड्रोफिलिक में सिर्फ हाइड्रोफिलिक रहेंगे। अगर वहां पर चेंज होते हैं वाइस वर्सा, ये सेम चीज अप्लाई होता है कि हाइड्रो सरफेस पे नहीं रहेंगे। अगर ये रहते हैं तो फिर ये अनफेवरेबल इंटरेक्शन है, ये स्ट्रक्चर फिर से लीनियर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दीज आर द सर्टेन क्राइटेरिया। ठीक है, जो पॉइंट वाइज आप समझ सकते हो। सॉल्वेशन, डिसॉल्वेशन क्या होता है, फिर उसके बाद में हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक कहां पर अमाइनो एसिड रहेंगे, उसके बाद में इस तरह के वीक इंटरेक्शंस में क्या रोल है, और डाइसल्फाइड लिंकेज का क्या रोल है। डाइसल्फाइड नहीं भी होगा तो चलेगा, लेकिन वीक इंटरेक्शंस ज्यादा होंगे तो वो प्रोटीन ज्यादा स्टेबल होगी। अब यहाँ पर एक चीज और इंफॉर्मेशन समझना है कि वीक इंटरेक्शंस का जो ब्रेक करने के लिए एनर्जी चाहिए वो 4 से 20 किलो जूल पर मिनट चाहिए। वीक इंटरेक्शंस अगर आप 4 से 20 किलो जूल पर मोल का हीट अप्लाई करेंगे तो ये वीक इंटरेक्शंस ब्रेक हो जाएंगे। वीक इंटरेक्शंस बहुत तरीके के हैं, जिसमें सबसे ज्यादा स्टेबल होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि 4-5 है तो उनमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है हाइड्रोजन बॉन्ड वीक इंटरेक्शन में। और कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए आपको 80 किलो जूल टू 100 किलो जूल पर मोल चाहिए। ठीक है, ये अगर 1-2 भी रहा तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये इसको ब्रेक करने के लिए बहुत ज्यादा हाई अमाउंट में एनर्जी चाहिए, जो जनरली सेल के पास में नहीं होगा, इसलिए वो लॉन्ग टर्म तक मेंटेन करते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को ब्रीफली समझा। अभी भी हम लोग इसके ऊपर स्टडी कर ही रहे हैं, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया कि 5 सेकंड में प्रोटीन ई कोलाई में 100 अमाइनो एसिड कब बनता है, फोल्ड हो जाता है। इतना शॉर्ट ड्यूरेशन में हम लोग ये स्टडी नहीं कर पा रहे हैं कि एक्चुअली क्या क्या फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, तो सिर्फ हम लोग हाइपोथेसिस ही कह सकते हैं। और सेकेंडरी स्ट्रक्चर से बात करने से पहले थोड़ा सा पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में। पेप्टाइड बॉन्ड, ओके, यहां पर कोरेन पॉलिन एंड कोरे एक ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने पेप्टाइड बॉन्ड को बहुत डिटेल में स्टडी किया। ठीक है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट थे। इन्होंने, इनके पास कुछ इंफॉर्मेशन प्रेजेंट था। एक अस्तबरी साइंटिस्ट थे, अस्तबरी, उन्होंने क्या स्टडी किया, उन्होंने पॉर्क्यूपाइन के हेयर को एक्सरे डिफ्रेक्शन स्टडीज किया, और उन्होंने देखा कि इस पॉर्क्यूपाइन हेयर में जब एनालाइज किया
तो ये फिक्स पैटर्न बन रहा है और इस फिक्स पैटर्न का जो डिस्टेंस है वो 5.2 एंगस्ट्रॉम है। ठीक है, सभी के बीच में कितना डिस्टेंस था? 5.2 एंगस्ट्रॉम। लेकिन ये क्यों है ये कंक्लूड नहीं करता है। और इनका जो स्टडी का रिजल्ट था, ये पॉलिन एंड कोरे को इनके पास था, इनके नॉलेज में था, क्योंकि ये जो इंफॉर्मेशन इन्होंने दिया ये पब्लिक डोमेन में था, तो पॉलिन एंड कोरे को मालूम चला कि इन्होंने कुछ ऐसा स्टडी किया पोर्क्यूपाइन हेयर को लेकर, एक्सरे डिफ्रेक्शन किया है और उसमें फिक्स पैटर्न को देखा और जो डिस्टेंस है 5.2 एंगस्ट्रॉम। लेकिन ये क्यों है ये एनालाइज नहीं करता। तो पॉलिन एंड कोरे ने क्या सोचा कि ये जो पोर्क्यूपाइन हेयर है वो केराटिन प्रोटीन से बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पर 80% जो है 80% कॉन्सेंट्रेशन इनका एक सिंगल टाइप के प्रोटीन है, जो उसको केराटिन प्रोटीन बोलते हैं। और ये केराटिन प्रोटीन डेफिनेटली एमाइनो एसिड होंगे और एमाइनो एसिड तो चेंज करेगा, जैसे एमाइनो एसिड 1 होगा, एमाइनो एसिड 2 होगा, तो यहाँ पर कांस्टेंट क्या आएगा? तो अगर कांस्टेंट की बात करें कि जो फिक्स पैटर्न पे होगा, तो एमाइनो एसिड तो चेंज कर रहा है, पेप्टाइड बॉन्ड सभी जगह प्रेजेंट होंगे। तो उन्होंने ये सोचा कि ये शायद जो हो रहा है ये कहीं ना कहीं ये जो डिस्टेंस है, जो फिक्स पैटर्न इनको मिल रहा है, ये पेप्टाइड बॉन्ड की वजह से। तब उन्होंने क्या सोचा, इस पेप्टाइड बॉन्ड को स्टडी करना शुरू किया और पेप्टाइड बॉन्ड को देखा कि ये पेप्टाइड बॉन्ड जो है ये सी अल्फा सी डबल बॉन्ड NHC अल्फा 2, ये जो एमाइड लिंकेज है, तो ये एक सेंटर कार्बन ऑफ फर्स्ट एमाइनो एसिड एंड इट इज सैंडविच बिटवीन, किसके बीच में है? सेंटर कार्बन अल्फा 1 और सेंटर कार्बन अल्फा 2 के बीच ये एक एमाइड लिंकेज फॉर्म कर रहा है। ठीक है, और ये फिर उसके बाद में नेक्स्ट वाले को देखा, तो ये भी देखा कि यहाँ पर भी एक फिक्स पैटर्न यही ऐसे ही चल रहा है, इसी तरीके से पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। लेकिन जब इसका डिस्टेंस इन्होंने मेजर किया तो ये डिस्टेंस 5.2 से बहुत कम आ रहा है, ये 1.8 आ रहा है। ठीक है, तो इन्होंने ये बताया कि ये जो फिक्स पैटर्न है ये पेप्टाइड बॉन्ड की वजह से नहीं हो रहा होगा, किसी और की वजह से हो रहा है। लेकिन इन्होंने फिर इस स्टडी को और एक्सप्लोर किया, तो अभी हम लोग उसको और डिटेल में थोड़ा बात करते हैं। लेकिन ये डिस्टेंस जो इनिशियली जिसको सोच कर उन्होंने एनालाइज करना शुरू किया था वो नहीं था, क्योंकि पेप्टाइड बॉन्ड तो बहुत क्लोजली लोकेटेड है। तब इन्होंने क्या किया कि पहले तो पेप्टाइड बॉन्ड को थोड़ा सा डिटेल में स्टडी। जब ये बॉन्ड को देखा तो इन्होंने इसके सारे, यहाँ पर देखिए, एक ये बॉन्ड है, पहला सी अल्फा सी, दूसरा सी डबल ओ है, तीसरा सी एन है, चौथा NH है और पांचवा NC अल्फा है। ठीक है, ये बॉन्ड इस तरीके 5 यहाँ पे बॉन्ड बनते हैं और सभी का बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ को मेजर किया। सी का यहाँ मेजर किया, CN का मेजर किया, NH का किया, सभी का बॉन्ड लेंथ का मेजर किया, तो सभी का सेम आ रहा था जो पेप्टाइड बॉन्ड है, क्योंकि ये ऑलरेडी लिटरेचर में है। ये लिटरेचर में है कि अगर C सिंगल बॉन्ड अगर C के साथ फॉर्म करेगा तो कितना बॉन्ड लेंथ होना चाहिए। ठीक है, और सेम बॉन्ड लेंथ यहां पर भी उनको मिल रहा था, सिर्फ एक इनको चेंजेस दिखा, उसी चेंजेस पे क्वेश्चन आता है। ध्यान दीजिएगा उनको क्या चेंजेस मिले। उनको ये चेंजेस मिला कि ये जो बॉन्ड है CN के ऊपर, ये जो लिटरेचर में जो बॉन्ड सिंगल बॉन्ड से अटैच अगर CN होते हैं, जो लेंथ में लिटरेचर में मेंशन था वो यहाँ पर नहीं मेंशन मिला हमको। सपोज मैं समझाने के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ कि यहाँ पर इनको लिटरेचर में कि अगर कार्बन और नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड से अटैच है तो इसका बॉन्ड लेंथ कितना होना चाहिए? 5 एंगस्ट्रॉम, और अगर ये डबल है तो इसकी लेंथ डिक्रीज हो जाएगी 4 एंगस्ट्रॉम, और अगर ये C ट्रिपल बॉन्ड से अटैच है तो इसकी बॉन्ड लेंथ कितनी होगी? 3 एंगस्ट्रॉम, क्योंकि जैसे जैसे बॉन्ड नंबर ऑफ बॉन्ड इंक्रीज करेगा इनके साथ में तो इनका बॉन्ड लेंथ क्या होगा? ये क्लोज हो जाएंगे, शॉर्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड है तो इनको तो 5 से मैच करना चाहिए, ये मैच करना चाहिए, लेकिन इनको मैच नहीं हुआ, ये इससे मैच नहीं हुआ, तो ये आ रहा था 4.5 एंगस्ट्रॉम। मैं समझाने के लिए ये वैल्यू लिख रहा हूँ। ठीक है, ये
एन ना तो सिंगल बॉन्ड से मैच कर रहा है, ना ही सी एन डबल बॉन्ड से मैच कर रहा है। अगर सिंगल बॉन्ड से नहीं हो तो डबल से होना चाहिए, लेकिन इन दोनों के बीच में। तब इन्होंने ये कंक्लूड किया कि ये तभी पॉसिबल है जब बीच वाला जो सी एन है वो पार्शियल क्या कर रहा हो, डबल बॉन्ड में, पार्शियल डबल बॉन्ड। मतलब जस्ट लाइक बेंजीन रिंग में आप देखते हो कि इलेक्ट्रॉन वहां पर रोटेट कर रहा है, कभी यहां बॉन्ड बनेगा, कभी यहां बनेगा, कभी यहां बनेगा, और दूसरे कंडीशन हो सकता है कि वो यहां बने, यहां बने, यहां बने। इसलिए हम लोग इसको कंबाइन करके क्या लिख देते हैं, इस तरीके का स्ट्रक्चर, सर्कुलर। ठीक है, और वो भी सॉलिड लाइन में लिखते हैं, मैंने लिख दिया इस तरीके से, लेकिन ये भी इस तरीके से नहीं लिखते हैं हम लोग, इसको डॉटेड लाइन लिखते हैं। ठीक है, कि हम लोग को मालूम नहीं कि कहां पर इलेक्ट्रॉन है इस बात की। तो सेम वे में इन्होंने भी क्या किया, इस डॉटेड लाइन से लिखा है, यानी ये वाला जो बॉन्ड है ये पार्शियल डबल बॉन्ड है। इन्होंने ये कंक्लूड किया, ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। ठीक है, अब यहां पर सवाल ये उठता है कि भाई ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैसे होगा। तो ये तभी पॉसिबल है जब जब यहां पर ये जो देख रहे हैं कार्बोक्सिल ग्रुप का ऑक्सीजन जो है O, और ये वाला N के बीच में डाइपोल डाइपोल बॉन्ड फॉर्म करे, यानी एक पर डेल्टा नेगेटिव फॉर्म करे और दूसरे पे डेल्टा पॉजिटिव। समझिए इसको, सी अल्फा सी, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अगर यहां पर मैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन 4 पेप्टाइड बॉन्ड में प्रेजेंट है, यहां देखिए ये प्रेजेंट है। चाहे मैं पूछूंगा कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की प्रॉपर्टी किसकी है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की, तो ऑक्सीजन की है। तो ऑक्सीजन क्या करेगा कि अपने तरफ एक इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेगा, वो बॉन्ड फॉर्म नहीं करेगा। जो डबल बॉन्ड फॉर्म कर रहा था, डबल बॉन्ड किसके बीच में फॉर्म करेगा, दो इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। यहां पर अट्रैक्ट कर लिया तो इसके पास में क्या फॉर्म किया, डेल्टा नेगेटिव। ठीक है, अब ये वाला जो नाइट्रोजन है, ये वाला जो फ्री इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास में आ गया, ये कार्बन के पास में, क्योंकि कार्बन के पास में 4 बॉन्ड फॉर्म करने की कैपेबिलिटी है, तो अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन किसी के साथ में इंटरेक्ट कराना चाहेगा, तो ये बोलेगा कि नाइट्रोजन को, कि नाइट्रोजन तुम एक एक्स्ट्रा प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन कहीं से ले लो। तो जब ये लेगा तो इसके ऊपर क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव, ये कहीं से बोरो किया, और अब यहां पर ये क्या फॉर्म किया, एक डबल बॉन्ड, इसके बीच में बॉन्ड फॉर्म करेगा, और ये वाला बाकी का वैसा ही सी अल्फा एन एच। ठीक है, तो यहां पर एक चीज समझना है कि यहां पर रेजोनेंस का इफेक्ट है। रेजोनेंस का मतलब क्या है कि देयर इज ए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस between the two atoms, because of this they are partially sharing the electron by which they are forming partial double bond। तो रेजोनेंस की वजह से क्या फॉर्म करता है, पार्शियल डबल बॉन्ड, इनके बीच में, C एंड N के बीच में। ठीक है, तो यहां पर इनके पेप्टाइड बॉन्ड के 3 फॉर्म हो सकते हैं। एक ये वाला, सिर्फ मैं पेप्टाइड बॉन्ड दिखा रहा हूं, ये वाला, ये एक फॉर्म होगा, ये इक्विलिब्रियम पे रहेंगे, C डेल्टा नेगेटिव, N H डेल्टा पॉजिटिव, पार्शियल डबल बॉन्ड, और कुछ देर के बाद में ये थर्ड इक्विलिब्रियम पे आ जाएंगे, CO डबल बॉन्ड NH, इस तरह के बॉन्ड। ठीक है, तो ये 3 इनके फॉर्म हो सकते हैं। अब एग्जाम में ये तीनों फॉर्म बोले तो तीनों फॉर्म करेक्ट है। यहां पर ये एक स्टेज है, ये इंटरमीडिएट स्टेज है इनके और इनके बीच में। यहां तक समझ में आ गया, रेजोनेंस प्रॉपर्टी समझ में आ गई। अब इस रेजोनेंस प्रॉपर्टी की वजह से क्या हो रहा है, यहां पर देखिए, पार्शियल नेगेटिव चार्ज और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, किसके ऊपर, ऑक्सीजन अटैच विद द कार्बन एंड N ऑफ एमाइन ग्रुप, इसके ऊपर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज डेवलप किया। ठीक है, इसको, इस स्टडी के लिए पीछे अब आ रहे हैं कि इसकी वजह से पेप्टाइड जो बॉन्ड है वो क्या हो गए, पार्शियल डबल बॉन्ड। पार्शियल डबल बॉन्ड होने की वजह से ये
C डबल बॉन्ड N जो होगा वो कैन नॉट रोटेट, यानी ये वाला स्ट्रक्चर क्या हो गया, प्लेनर, यानी एक सरफेस है। सी पार्शियल, जैसे अगर सी सिंगल एन के साथ अटैच है तो ये रोटेट कर सकता है, ये रोटेट कर सकता है, ठीक है, कभी यहाँ पर रहेगा कभी यहाँ पर रहेगा, एंगल चेंज कर सकता है। लेकिन अगर आपने इसको एक और अटैचमेंट कर दिया तो अब इसका मोमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। तो ये वाला जो है सी एन पार्शियल जो डबल बॉन्ड इस तरह का फॉर्म किया, ये एक प्लेनर स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है। प्लेन मतलब एक सिंगल प्लेन पर, ठीक है। और इस प्लेन के ऊपर, यानी इसको इस तरीके से देख सकते हैं कि सी यहाँ पर है इसी प्लेन पर, और इसके ऊपर क्या है, ओ नेगेटिव चार्ज, और नीचे की तरफ क्या है, एच है, और ये वाला एक प्लेन पर है, ये प्लेन, ठीक है। और इस तरफ क्या है, सी अल्फा 1, और इस तरफ क्या है, सी अल्फा 2। तो अब ये वाला रोटेट कर सकता है, ये बॉन्ड 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 रोटेट कर सकता है, लेकिन ये वाला अब रोटेट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया इसके पास, ठीक है। अब इसी की वजह से सी अल्फा सी कितना रोटेट करेगा, और एन और सी अल्फा सेकेंड वाला कितना रोटेट करेगा, इसी एंगल को हम लोग बोलते हैं फाई एंड साई, फाई एंड साई, जो रामचंद्रन प्लॉट के बारे में अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर एन और सी के बीच में रोटेशन हो रहा है, वो कितना हो रहा है, तो वो उसको रिप्रेजेंट करेगा कौन, एन सी अल्फा। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन जेनी में पूछता है, ठीक है, और या बी पार्ट सीएसआई में पूछेंगे, और यहाँ पे लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि फाई कौन था साई कौन था। साई मैंने बताया, इसको साई, साई को कैसे लिख सकते हैं, सिंबल ये है और ये, और फाई को हम लोग लगते हैं PHI, ठीक है। तो साई साई लिख रहे हैं तो सी सी के बीच में होगा, तो दूसरा क्या बचा, सी और एन के बीच में, यही दो इंटरेक्शन होगा, ठीक है। तो ये दो कॉमन इंटरेक्शंस के बारे में पूछते हैं, फाई एंड साई वैल्यू के बारे में, और इसी के ऊपर बेस्ड है रामचंद्रन प्लॉट। अब यहाँ पर फाई और साई की वैल्यू 360 डिग्री हो सकती है। 360 मतलब ये वाला जो बॉन्ड दिख रहा है ये पूरा का पूरा, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला डबल बॉन्ड है, ये बॉन्ड पूरा का पूरा इधर जा सकता है 180 डिग्री, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज ऊपर से, और ये वाला फिर से क्लॉकवाइज नीचे से भी जा सकता है, यानी तो ऊपर वाला प्लस 180 लिख सकता हूं, तो नीचे वाला क्या लिखूंगा, माइनस 180। पूरा कंबाइन करके क्या हो रहा है, रोटेट 360 डिग्री, ठीक है। तो इसको हम लोग पूरा 360 डिग्री को पूरा 0 to 360 डिग्री नहीं लिखते, हम लोग लिखते हैं 0 से 180 पहला, प्लस 180, और 0 से माइनस 180। तो क्या हम लोग इसको माइनस 180 से पूरा का पूरा प्लस 180 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, ये पूरा का पूरा 360 डिग्री हो गया। अब हम लोग उसी रामचंद्रन प्लॉट के बारे में आ रहे हैं, ठीक है। उस आने से पहले एक दो पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, किसके बारे में, पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में। पेप्टाइड बॉन्ड कंप्लीट करें तो एक दो प्रॉपर्टीज समझ में आ गई, रेजोनेंस होता है, पार्शियल डबल बॉन्ड होता है, प्लेनर स्ट्रक्चर हो जाता है, एन और सी डबल बॉन्ड होते हैं। अच्छा, इस प्लेन के ऊपर एक ऊपर की तरफ आप देख रहे हो क्या है, O, और नीचे की तरफ क्या है, H, इस तरह के, और यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा पॉजिटिव साइन एन के ऊपर। तो ये दोनों जो है इंटरेक्शंस, ये दोनों इंटरेक्शंस हमेशा पेप्टाइड बॉन्ड में ये दोनों ट्रांसफॉर्म में रहेंगे। तो पेप्टाइड बॉन्ड की प्रॉपर्टी है कि वो ट्रांसफॉर्म में रहे। कौन सा ट्रांसफॉर्म, सी डबल बॉन्ड एन ओ नेगेटिव, एच यहाँ पॉजिटिव, ये वाला। तो एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, ट्रांसफॉर्म। सिस फॉर्म में कभी भी नहीं होंगे। सिस फॉर्म का मतलब क्या हो गया, दोनों एक ही साइड में, जैसे अगर H यहाँ नीचे की तरफ नहीं होता, ये ऊपर की तरफ हो जाता, ये क्या होता, सिस, ठीक है। तो ये हमेशा ट्रांसफॉर्म में होंगे। ऑल पेप्टाइड बॉन्ड एग्जिस्ट इन ए ट्रांसफॉर्म एक्सेप्ट
क्वेश्चन यहां से फिर आएगा, टोलीन। टोलीन के पास में H है ही नहीं, ठीक है ना, ये सेकेंडरी एमाइन ग्रुप है, और सेकेंडरी एमाइन ग्रुप होने की वजह से ये H ऑलरेडी साइड चेन R के साथ में अटैच हो गया है, ठीक है, इसीलिए इनके पास ये H है ही नहीं। तो जब H है ही नहीं तो ऊपर और नीचे की तरफ बात ही नहीं करेंगे, तभी क्या होगा, ये किस फॉर्म में रहेंगे, सिस फॉर्म। ये जेएनयू में भी बहुत कॉमनली पूछते हैं, या गेट का भी क्वेश्चन है कि ऑल द प्रोटीन एग्जिस्ट इन ए ट्रांसफॉर्म एक्सेप्ट प्रोटीन विच एग्जिस्ट इन सिस फॉर्म, ठीक है, यहां तक। तो ये 3-4 कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर आपको समझना है। अच्छा, पॉजिटिव और नेगेटिव बॉन्ड, चार्ज डेवलप हो रहा है किसके ऊपर, पेप्टाइड बॉन्ड के ऊपर। तो ये पेप्टाइड बॉन्ड के ऊपर जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है, तो इससे एक और कैरेक्टर डेवलप करता है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करना शुरू करेंगे, आगे देखेंगे, ठीक है। जो C डबल बॉन्ड O अब पार्शियल नेगेटिव हो गया और NH पार्शियल पॉजिटिव हो गया, तो ये किसी दूसरे O के साथ में क्या कर सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं, और ये वाला नेगेटिव किसी पॉजिटिव के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो कहने का मतलब कि ये जो पार्शियली पॉजिटिव चार्ज और पार्शियली नेगेटिव चार्ज है वो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, या आयनिक बॉन्ड भी फॉर्म। आयनिक बॉन्ड में ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल नहीं है इनका, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करने में इंपॉर्टेंट रोल है। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म नहीं करेंगे तब ये वाटर के साथ इंटरेक्ट करके क्या फॉर्म करेंगे, आयनिक इंटरेक्शंस। चलिए, तो अभी यहाँ पर हम लोगों ने पेप्टाइड बॉन्ड के कैरेक्टरिस्टिक्स को भी देखा, इससे क्वेश्चंस जनरली रहता है। अब हम लोग रामचंद्रन प्लॉट के बारे में बात करते हैं। रामचंद्रन प्लॉट इज